हेलो स्टूडेंट्स, मैं सिमरन स्वागत करती हूँ आप सभी का आशीष तिवारी यूट्यूब चैनल पर। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एक वीडियो लेक्चर सीरीज जो बेस्ड है आपके बीए बीकॉम प्रोग्राम एंड ऑनर्स पर, जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं आपका सेमेस्टर 2 और सेमेस्टर 5 का सब्जेक्ट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट फंडामेंटल्स ऑफ एचआरएम। तो स्टूडेंट्स, अगर आप डीयू, सोल, रेगुलर, एनसीवैप या अदर किसी यूनिवर्सिटी से ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो ये वीडियो सीरीज आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। हर चैप्टर को हम सिंपल भाषा में समझेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को ब्रेक डाउन करेंगे और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आप ड्यू, सोल, रेगुलर, एनसीवैप या अदर किसी यूनिवर्सिटी से कोई और सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, आसानी से समझना चाहते हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। एंड सोल से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सअप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट फंडामेंटल्स ऑफ एचआरएम। तो स्टूडेंट्स, अभी तक हमारी जो वीडियो सीरीज चल रही है उसमें हम अभी तक क्या क्या कवर कर चुके हैं। यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 4 को हम कंप्लीटली इसको पूरा कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो जो आपकी रहने वाली है यूनिट नंबर 5 के चैप्टर नंबर 3 पे बेस्ड रहने वाली है, जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं आपका नियुक्ता कर्मचारी संबंध। चैप्टर यूनिट नंबर 5 का आपका जो चैप्टर नंबर 1 और 2 जो है वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, आपको वहां से मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 5 का चैप्टर नंबर 3, जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं आपका नियुक्ता प्रबंधन के बारे में। तो स्टूडेंट्स, ये रहा आपका नियुक्ता कर्मचारी संबंध। इसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, यूनिट नंबर 5 का चैप्टर नंबर 3। तो सबसे पहले इसके परिचय को जानते हैं, समझते हैं कि इसका इंट्रोडक्शन क्या कहता है, परिचय क्या कहता है। तो अगर हम इसके परिचय की बात करें तो इसके अंदर क्या दिया गया है कि नियुक्ता कर्मचारी संबंध यानी आपका जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय रिलेशन जो है, ये क्या है, संगठन में नियुक्ता जो आपके होते हैं यानी जो आपके एम्प्लॉयर होते हैं, कर्मचारी यानी आपका जो एम्प्लॉयज होते हैं, इन दोनों के बीच के रिलेशन को ये दिखाता है। और ये संबंध संगठन की सफलता, कार्य वातावरण और उसकी उत्पादकता यानी आपका प्रोडक्टिविटी के ऊपर भी ये सीधा अपना प्रभाव डालता है, इफेक्ट करता है। तो अगर हम इसके अर्थ को समझे तो नियुक्ता और कर्मचारी के बीच आपसी समझ को पैदा करना, सहयोग और विश्वास और संवाद को नियुक्ता कर्मचारी संबंध यहाँ पे कहा जाता है। यानी अगर हम इसे सरल भाषा में समझे तो आपके जो बॉस है और जो आपकी टीम है, उन दोनों के बीच में एक अच्छा आपसी जो तालमेल है उनको बनाना ही आपका क्या कहलाता है, नियुक्ता कर्मचारी संबंध कहलाता है। अगर इनके बीच में भरोसा होगा, ट्रस्ट होगा, सहयोग होगा, ठीक है, और अच्छी बातचीत होगी यानी आपका गुड कम्युनिकेशन होगा, तो कंपनी उसी अकॉर्डिंग क्या करेगी, अपनी तरक्की करेगी, ठीक है, कंपनी ग्रो करेगी। तो वही आपका नियुक्ता कर्मचारी संबंध कहलाता है। मैंने जैसा आपको अभी अर्थ बताया। तो अगर हम इसके उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य क्या कहता है, पहला पॉइंट हमारा क्या है कि कार्यस्थल पर शांति और सहयोग बनाए रखना। यानी आपका जो नियुक्ता कर्मचारी संबंध है ये किस लिए आपका इसका जो उद्देश्य है वो क्या है कि कर्मचारी जो है अपने कार्यस्थल पर शांति और सहयोग बनाए रखें, कर्मचारियों के बीच में संतुष्टि बढ़ाना होता है, और साथ ही आपके जितने भी विवाद होते हैं, जो भी संघर्ष होता है, उनको भी कम करना होता है, और संगठन के जो भी लक्ष्य होते हैं उसे प्राप्त करना होता है, और विश्वास और सहयोग को बढ़ाना होता है। यानी अगर इसे सरल भाषा में समझे तो पहला पॉइंट क्या कहता है कि पहला उद्देश्य क्या कहता है कि कार्यस्थल पर शांति और सहयोग को बनाए रखना। यानी ऑफिस में जो भी आपका लड़ाई झगड़ा है वो सब ना हो, सब मिलकर काम करे, टीम वर्क करे, ठीक है, वही आपका पहला इसका उद्देश्य कहलाता है। दूसरा उद्देश्य क्या है कि इसके अंदर कर्मचारियों की संतुष्टि को बढ़ाना होता है। यानी जो भी आपके एम्प्लॉयज हैं उनके बीच में सेटिस्फेक्शन को बढ़ाना होता है। यानी जब कर्मचारी खुश होगा तो ऑटोमेटिकली वो अपना क्या करेगा, काम को बहुत अच्छे से करेगा, मन लगाकर काम करेगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि विवाद और संघर्ष को कम करना। यानी छोटी मोटी अगर गलतफहमियां पैदा हो जाती है तो उसे हम बातचीत के थ्रू, कम्युनिकेशन के थ्रू उसे सुलझा सकते हैं। उसके बाद है आपका जो भी संगठन के लक्ष्य होते हैं उसे प्राप्त करने में मदद करता है, इसका उद्देश्य होता है। यानी लक्ष्य प्राप्ति का उद्देश्य, जो भी कंपनी का टारगेट होता है उसे समय पे पूरा करना होता है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो है आपका विश्वास और सहयोग। अब ये क्या कहता है कि भरोसा जीतना होता है। अगर इसे शॉर्ट में समझे तो इसमें भरोसा जीतना होता है। यानी एक दूसरे के प्रति यहाँ पे जो कंपनी के अंदर जितने भी कर्मचारी है उन्हें क्या रखना होता है, ईमानदारी की भावना रखनी होती है, यानी लॉयल्टी उनके अंदर होनी चाहिए एक दूसरे के प्रति। तो ये थे इसके उद्देश्य। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है आपका अच्छे नियुक्ता कर्मचारी संबंध के तत्व, जिसमें सबसे पहले आपका आता है संचार यानी कम्युनिकेशन। अब इसके अंदर क्या होता है कि आपका जो स्पष्ट और नियमित संवाद इसके अंदर चलता है। दूसरा पॉइंट है ट्रस्ट यानी आपका विश्वास, जिसके अंदर आपकी पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी, और दूसरा ईमानदारी यानी लॉयल्टी आती है। तो पहला पॉइंट क्या कहता है, संचार। यहाँ पे संचार यानी यहाँ पे कम्युनिकेशन का मीनिंग यहाँ पे क्या है कि जब बॉस और कर्मचारियों के बीच में एकदम
क्लियरिटी से आपका जो कम्युनिकेशन है, क्लियर कम्युनिकेशन अगर होगा तो कोई भी आपकी जो नया रूल है कंपनी के अंदर, जो भी बदलाव है, जो भी चेंजेस है, वो सबको पता होने चाहिए। तो संचार का मीनिंग यहाँ पे क्या है कि एक स्पष्ट और नियमित संवाद होना कर्मचारी और बॉस के बीच में, जिससे कि कंपनी के अंदर कोई भी चेंजेस होते हैं, कोई भी नए रूल बनते हैं तो सबको वो पता हो। उसके बाद है आपका विश्वास यानी आपका ट्रस्ट। इसके अंदर आपकी पारदर्शिता और ईमानदारी आती है, यानी जब कर्मचारी को पता होता है कि उसका जो बॉस है उसके साथ उसका साथ देगा तो वो अपना और भी ज़्यादा बेस्ट करता है। यानी जो भी कर्मचारी है उसको लगता है कि जो उसके बॉस है उसे सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो फिर अपनी जो परफॉर्मेंस होती है कंपनी के अंदर वो उसको और भी ज़्यादा बेटर बनाता है। उसके बाद है आपका रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट यानी आपका सम्मान, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि कर्मचारियों के साथ समान व्यवहार करना होता है, और साथ में आपका जो सहयोग है यानी आपका जो कॉपरेशन है यानी टीम वर्क इसके अंदर शामिल होता है। फिर है आपका न्याय, जिसको हम फेयरनेस के नाम से भी जानते हैं, जिसमें आपका समान अवसर और निष्पक्ष निर्णय आपके इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो अगर हम पहले पॉइंट को समझे तो क्या है पहला पॉइंट कि पहला पॉइंट है आपका इसके अंदर सम्मान यानी आपका रिस्पेक्ट, यानी हर कर्मचारी को क्या मिलना चाहिए, रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए, क्योंकि हर कर्मचारी को उसकी जो रिस्पेक्ट है उसका ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है आपका सहयोग यानी आपका कॉपरेशन, यानी टीम को इस तरह से मिलकर काम करना चाहिए कि जिसमें सभी जितने भी आपके टीम के अंदर जितने भी कर्मचारी है, जितने भी टीम वर्कर्स है, उनका पूरी तरीके से सहयोग मिलकर आपका जो काम है वो अच्छे से हो सके। उसके बाद है न्याय यानी आपका फेयरनेस, बिना किसी भेदभाव के सबको बराबर का इसमें मौका मिलना चाहिए। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो है आपका नियोक्ता कर्मचारी संबंधों का महत्व। अब इसके अंदर क्या होता है कि सबसे पहला पॉइंट क्या कहता है कि कार्यस्थल पे शांति बनाए रहती है, ठीक है, बनी रहती है। उसके बाद है आपकी उत्पादकता बढ़ती है, कर्मचारियों का मनोबल ऊंचा होता है, विवाद कम होते हैं और संगठन की छवि भी बेहतर होती है। यानी आपका जो पहला पॉइंट है वो क्या कह रहा है कि कार्यस्थल पर शांति बनी होती है, यानी कि जो भी लड़ाई झगड़े होते हैं वो आसानी से संचार के माध्यम से, कम्युनिकेशन के माध्यम से आपके सॉर्ट आउट हो जाते हैं। दूसरा पॉइंट है आपका, इससे आपकी कंपनी की उत्पादकता बढ़ती है, यानी प्रोडक्टिविटी कंपनी की बढ़ती है। जब कर्मचारी खुशी से काम करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे, अपनी परफॉर्मेंस को अच्छे से कर पाएंगे सभी काम को, और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कम से कम समय में वो ज़्यादा से ज़्यादा काम को खत्म कर पाएंगे। उसके बाद है आपका कर्मचारियों का इससे मनोबल भी बढ़ता है, यानी उनके बीच में जो आपका एक मोरल है वो भी बढ़ता है, वो भी डेवलप होता है। यानी कर्मचारी जो अपने काम पे आने के लिए होते हैं ना, मतलब जब वो अपने काम पे अच्छा सा मतलब अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, खुश रहते हैं, तो उनका जो मन होता है ना काम को लेके, वो काम में बहुत अच्छे से लगता है, उनका मनोबल यानी मोटिवेशन, मोरल मिलता है उन्हें, वो उत्साहित होते हैं काम करने के लिए, काम पर आने के लिए। फिर है आपका विवाद कम होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बता ही दिया है कि कार्यस्थल पर आपके जो विवाद है वो बहुत कम होते हैं, लड़ाई झगड़े बहुत आसानी से सॉर्ट आउट कर दिए जाते हैं। उसके बाद है छवि, संगठन की छवि, यानी कि जो भी आपका ऑर्गेनाइजेशन है उसकी इमेज को और भी ज़्यादा बेहतर इसमें बनाना होता है, यानी बाहर के लोगों और जो भी आपके ग्राहक है कंपनी की, उससे वैल्यू बढ़ती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं आपका औद्योगिक संबंध यानी आपका इंडस्ट्रियल रिलेशन, जिसको हम IR के नाम से भी जानते हैं। अब ये क्या होता है, अगर हम इसकी बात करें तो इसके अंदर जो आपका औद्योगिक संबंध जो होता है वो नियोक्ता कर्मचारी और सरकार, ठीक है, नियोक्ता कर्मचारी और सरकार के बीच के संबंध को दर्शाता है। ये श्रमिकों और प्रबंधन के बीच में संतुलन बनाए रखने में भी आपकी क्या करता है, मदद करता है, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें सरल शब्दों में इसको समझे तो इसमें क्या होता है कि जो भी आपके औद्योगिक संबंध है यानी आपका इंडस्ट्रियल रिलेशन जो है, ये एक मतलब बहुत बड़ा शब्द है जिसके अंदर आपके 3 जो पक्ष होते हैं ना वो शामिल होते हैं। सबसे पहला आपका नियोक्ता होता है यानी आपका एम्प्लॉयर इसके अंदर होता है, फिर आपका आता है कर्मचारी यानी आपका एम्प्लॉय, और फिर आती है आपकी सरकार यानी आपकी गवर्नमेंट। ये तीनों ही आपके क्या है इसके अंदर, ये तीनों ही आपके महत्वपूर्ण जो पक्ष है, ये तीनों ही महत्वपूर्ण है। क्यों है, क्योंकि इनका जो मुख्य जो काम होता है ना वो क्या होता है कि मजदूर और मैनेजमेंट के बीच में संतुलन बनाए रखना, किसी भी प्रकार की कोई हड़ताल ना हो, ठीक है, कोई भी तालाबंदी ना हो, ये सारी स्थिति ना आए, इसलिए इसके बीच में जो 3 पक्ष जो होते हैं यानी आपका एम्प्लॉयर, नियोक्ता, कर्मचारी और सरकार, ये तीनों के बीच के संबंध को दर्शाता है। जो भी श्रमिक है, प्रबंधन, मैनेजमेंट जो भी है वहाँ का, उसको बनाए रखने में ये मदद करता है। तो अब हम बात करते हैं इसको सुधारने के तरीके, यानी आपका जो नियोक्ता कर्मचारी संबंध है इसको सुधारने के तरीके कौन से होते हैं। पहला है आपका नियमित संवाद, दूसरा उचित वेतन और लाभ, तीसरा शिकायत निवारण प्रणाली, उसके बाद है आपका कर्मचारियों की भागीदारी। यानी पहले अगर पॉइंट की बात करें तो पहला पॉइंट आपका क्या कहता है कि नियमित संवाद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यानी रेगुलर कम्युनिकेशन इसके अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि समय समय पर कर्मचारियों से बात करना ही, उनकी बात सुनना, उनकी परेशानियों को समझना, समस्याओं को समझना ही जो है आपका पहला सुधार का ये तरीका है नियोक्ता कर्मचारी संबंध में। दूसरा तरीका क्या कहता है कि उचित वेतन और लाभ,
यानी जिस हिसाब से एम्प्लॉयर मेहनत कर रहा है, जिस हिसाब से एम्प्लॉय मेहनत कर रहा है, कर्मचारी मेहनत कर रहा है, उसी के हिसाब से उसकी सैलरी और उसे बोनस देना चाहिए। फिर है आपका शिकायत निवारण प्रणाली। इसके अंदर क्या होता है, जैसे आपने पहले पढ़ा था कि शिकायतों को सुनने के लिए एक सिस्टम सही होना चाहिए, मतलब सही सिस्टम होना चाहिए शिकायत को सुनने के लिए। शिकायत निवारण प्रणाली आपकी उसके अंतर्गत आता है। फिर है आपका कर्मचारियों की भागीदारी, यानी भागीदारी होना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यानी महत्वपूर्ण फैसले जो भी होते हैं कर्मचारियों की उसमें राय ली जाती है। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटे से एग्जाम्पल से हम समझते हैं इसको। मान लीजिए कि एक कंपनी है जहाँ पर जो बॉस है वो कभी भी किसी भी एम्प्लॉय की बात नहीं सुनता, किसी से बात नहीं करता, बिना बताए सैलरी काट लेता है, कर्मचारी काम छोड़कर वहाँ से भागे जा रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो बच्चे हैं तो वो तनाव में है। और अगर हम इसके अपोजिट चीज़ों को देखें तो एक दूसरी कंपनी है जिसमें बॉस हर महीने मीटिंग करता है, कर्मचारियों की समस्या सुनता है, उन्हें दिवाली का बोनस देता है। तो वो जो कर्मचारी है ना, वो अपनी कंपनी को अपना समझकर दिन रात मेहनत करेंगे, यानी जैसा बॉस का बिहेवियर होगा कंपनी के अंदर, उसी तरीके का फिर जो कंपनी की जो ग्रोथ होगी, जो इंक्रीजमेंट होगा, जो उसका जो डेवलपमेंट होगा, फिर वो उसी के तरीके से होगा। तो यहाँ पे आपका जो नियोक्ता कर्मचारी संबंध है, इसको सुधारने के तरीके मैंने आपको बता ही दिए हैं, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, आपका कर्मचारी भागीदारी। अब कर्मचारी भागीदारी यहाँ पे क्या है, इसका मीनिंग क्या है कि कर्मचारियों को निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल करना कर्मचारी भागीदारी कहलाता है। इससे उनका मनोबल, जिम्मेदारी दोनों बढ़ती है। यानी आप कर्मचारी भागीदारी की बात करें तो इसका मतलब क्या है कि कर्मचारियों को केवल आदर्श मानने वाला ना समझकर कंपनियों के निर्णय लेने की प्रक्रिया में उसे शामिल करना चाहिए। यानी एम्प्लॉय को ऐसा समझना चाहिए कि वो कंपनी के हर डिसीजन मेकिंग में उसे शामिल करना चाहिए। अब इससे क्या फ़ायदा होगा कि जब कोई कर्मचारी अपनी सलाह देता है ना, अपनी एडवाइस देता है, तो उसे लगता है कि कंपनी उसकी कदर कर रही है, उसकी वैल्यू कर रही है। तो इससे जो उसका मोरल होता है ना, यानी उसका जो मनोबल होता है वो बढ़ता है, और फिर वो काम की जिम्मेदारी लेना खुद स्टार्ट कर देता है। तो वही आपकी कर्मचारी भागीदारी कहलाता है, जिसमें जो कंपनी के जो निर्णय होते हैं उसमें एम्प्लॉय को शामिल किया जाता है, वही आपका कर्मचारी भागीदारी कहलाता है। इससे कर्मचारी का मनोबल बढ़ता है और फिर वो जिम्मेदारी से अपने काम को करता है। फिर है आपका सामूहिक सौदेबाजी। ये क्या होता है, यह प्रक्रिया नियोक्ता कर्मचारी या हम कह सकते हैं यूनियन के बीच जो आपका वेतन, कार्य शर्तें होती है, इस पर समझौता करने के लिए की होती है। तो अगर इसको समझे सिंपल भाषा में, सामूहिक सौदेबाजी यानी आपका कलेक्टिव बार्गेनिंग जो होता है वो एक ऐसा प्रोसेस होता है, एक ऐसी प्रक्रिया होता है जहाँ पे कर्मचारी अकेले नहीं बल्कि एक समूह के साथ, एक यूनियन के साथ, यूनियन के रूप में यानी ग्रुप के रूप में अपने मैनेजमेंट से क्या करता है, बात करता है, जिसमें उसके मुद्दे हो सकते हैं सैलरी को लेकर, वेतन को लेकर, ठीक है, वेतन को लेकर या काम के घंटे को लेकर, ठीक है, या फिर काम की जो शर्तें होती है, कार्य शर्तें जो होती है उनको लेकर। अब इसका उद्देश्य क्या होता है कि दोनों पक्षों के बीच में एक ऐसा समझौता होना चाहिए जिससे किसी का भी कोई नुकसान ना हो, या ना तो वो कंपनी का नुकसान हो, ना ही आपका कर्मचारी का नुकसान हो। तो जो आपका सामूहिक सौदेबाजी जो होता है ना, जो आपका यूनियन, जो आपका जो कलेक्टिव बार्गेनिंग जो होता है वो इसलिए होता है। अब हम बात करते हैं नियोक्ता कर्मचारी संबंधों में कौन कौन सी आपको समस्याएं देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहली जो समस्या होती है वो होता है आपका खराब संचार, दूसरा वेतन असमानता, तीसरा अनुचित व्यवहार, चौथा कार्यभार अधिक होता है, और पांचवा आपकी विश्वास की यहाँ पे कमी भी होती है। यानी आपकी जो कॉमन प्रॉब्लम्स होती है नियोक्ता कर्मचारी संबंधों के बीच में वो कौन कौन सी है। सबसे पहला है आपका खराब संचार, यानी आपका जो कम्युनिकेशन के बीच का जो गैप होता है ना, ये कई बार ना एक समस्या बन जाती है बहुत बड़ी, ठीक है। जब कोई भी मैनेजमेंट है या कर्मचारी है एक दूसरे से खुल के बात नहीं करेंगे तो उनके बीच में जो संचार होगा ना, जो कम्युनिकेशन होगा वो बेकार हो जाएगा, ठीक है, उससे समस्या पैदा होने लगेगी। क्योंकि इसके साथ साथ फिर क्या होगा ना, जो आपका अविश्वास जो है ना वो बढ़ने लगेगा, यानी कर्मचारियों को लगेगा कि मैनेजमेंट जो है उन्हें धोखा दे रहा है। तो इसलिए यहाँ पे कम्युनिकेशन के बीच में गैप नहीं होना चाहिए। उसके बाद है आपका वेतन असमानता। वेतन असमानता भी कैसे होगी, जब आपका खराब संचार होगा, जब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैनेजमेंट क्या कर रहा है, किस तरीके से वर्क कर रहा है, या कोई उसकी जो भी नई पॉलिसी है, जो भी नए रूल है उसको नहीं जानेगा, टाइम टू टाइम उसे वो अपडेट नहीं रहेगा कंपनी के सिस्टम को लेके, तो इससे क्या होगा, आपका संचार खराब होगा और साथ ही साथ आपको वेतन में भी असमानता देखने को मिलेगी। फिर है आपका कार्यभार अधिक होता है। जैसा मैंने भी आपको बताया कि जो भी क्षमता से ज़्यादा काम करवाने का इसमें बोझ आपको देखने को मिल सकता है, यानी कार्यभार अधिक होना। फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं, एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री में ना गर्मी बहुत बढ़ गई है और पुरानी मशीनें क्या कर रही है, शोर कर रही है। तो अब इसके अंदर क्या हुआ, जो आपका गलत तरीका है वो क्या गलत तरीका है इसके अंदर कि मैनेजमेंट बिना किसी से पूछे अपना नियम बना देती है, कोई शिकायत नहीं करेगा, कोई गुस्सा नहीं बढ़ाएगा, या फिर कोई भी इससे क्या हो सकता है, कोई शिकायत नहीं करेगा, इससे गुस्सा बढ़ेगा और हड़ताल हो सकती है। और अगर हम इसके सही तरीके की बात करें तो मैनेजमेंट क्या करती है, एक मीटिंग बैठाती है, एक नियमित बैठक बैठाती है। तो मैनेजमेंट क्या करता है, एक
जो भी कर्मचारी होते हैं ना उनके सुझाव लेता है, ठीक है, कि मशीनों की सर्विस और नए पंखों की ज़रूरत है या नहीं है, तो मैनेजमेंट उससे क्या करता है, मान लेता है। अब इसका जो नतीजा निकल कर आएगा वो क्या निकल कर आएगा कि इससे कर्मचारी खुश होकर काम करेंगे और कंपनी का उत्पादन बढ़ेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, है ना। तो यहाँ पे मैंने आपको एग्जाम्पल से समझा ही दिया है कि एक कंपनी जब अपने कर्मचारियों के साथ नियमित बैठक करती है, डेली मीटिंग करती है, उनकी समस्या को सुनती है, उचित समाधान देती है, तो इससे कर्मचारी खुश रहते हैं और कंपनी की उत्पादकता भी आपकी बढ़ती है। अब हम इसके निष्कर्ष की बात करते हैं। नियोक्ता कर्मचारी संबंध किसी भी संगठन की सफलता के लिए अत्यंत आवश्यक होती है। अच्छे संबंध से संगठन में शांति बनी रहती है, सहयोग मिलता है और विकास भी इसमें संभव होता है। यानी इसके निष्कर्ष को अगर हम शॉर्ट में समझे तो किसी भी कंपनी में, किसी भी सफल कंपनी की जो नींव होती है ना, वहाँ पे शांति, सहयोग और उसके विकास से ही बनती है उसकी नींव। अगर कोई भी नियोक्ता यानी कोई भी एम्प्लॉयर और कोई भी कर्मचारी एक दूसरे का सम्मान करेंगे तो कंपनी का जो संगठन है, जो भी आपका संगठन है या जो भी आपकी कंपनी है, उसमें आपको तरक्की बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो यही था हमारा ये था आपका यूनिट नंबर 5 का चैप्टर नंबर 3, जिसके सभी टॉपिक को मैंने आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दिया है। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप सभी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। अगर कोई भी किसी को भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप हमारे इंस्टा पेज को भी फॉलो करके आप डायरेक्ट मैसेज करके भी हमसे पूछ सकते हैं। तो अगर किसी भी स्टूडेंट को ये नोट्स चाहिए है तो आप सभी हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। और इसके साथ साथ आप सभी हमारा व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको सोल से रिलेटेड डेली अपडेट्स मिलती है, सभी लेक्चर्स के लिंक मिलते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नई वीडियो में नए चैप्टर के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।